तो यहाँ एक ऐसी सरकार है जो नफ़रत को इनाम देती है, रिवॉर्ड देती है हेट को, तो ऐसे में नफ़रत ही पलेगी, बढ़ेगी। बिल्कुल डेफिनेटली आपकी बात से मैं सहमत हूँ और इसीलिए एक महिला होने के बावजूद भी मुझे लगता है कि ये इंसाफ तो हुआ लेकिन बहुत अधूरा इंसाफ है। और कभी कभी जो अधूरा इंसाफ होता है वो नाइंसाफ़ी से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। और ये जो गुनाह है ये सिर्फ बीजेपी का गुनाह नहीं है, ये तो कांग्रेस पार्टी को भी इस पर जो हाथ हैं उनके खून से रंगे हुए हैं। कि देखिए नफ़रत को किस तरह से इनाम मिलता है यहाँ पर, कि बजाय इसके कि डिमोशन होता, सज़ा मिलती भारत के कानून के तहत, संसद के नियमों के तहत, वो सब न मिलके अब यहाँ हेट को रिवॉर्ड दिया जा रहा है। वो लोग जो कि क्रिमिनल्स हैं वो ताकत के सत्ता के पीछे छिप गए हैं और सरकार का अहंकार इतना बढ़ गया है अब 10 साल की पूरी सत्ता के बाद कि उनको लगता है हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसीलिए जब दर्जनों की तादाद में आके महिला पहलवान, जिनके साथ ये सोचिए कि जो महिला सशक्तिकरण की पहचान बताई जाती हैं महिलाएं, जब उनके खिलाफ नाइंसाफ़ी होती है वो धरने पर बैठती हैं, जो भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, और उसके बावजूद भी बिना इंसाफ मिले हुए वो उठ जाती हैं। अगर देश ये बर्दाश्त कर सकता है तो वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है। अभी हिंदुत्व वॉच की एक रिपोर्ट आई, उसमें बताया गया कि हेट क्राइम की जो 80% घटनाएं हुई हैं वो बीजेपी शासित राज्यों में हुई हैं। क्योंकि सीधे तौर पर बीजेपी शासित और बीजेपी पोषित भी हमसे कह सकते हैं, क्योंकि अब ये देखिए आपकी जो विधुड़ी हैं उन्होंने अभी गाली गलौज की संसद में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया, उनको राजस्थान में इंचार्ज बना दिया, उनको टोंक ज़िले का। तो यहाँ एक ऐसी सरकार है जो नफ़रत को इनाम देती है, रिवॉर्ड देती है हेट को, तो ऐसे में नफ़रत ही पलेगी, बढ़ेगी, आगे उसे परोसने का, पालने का काम किया जा रहा है। तो मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं है, बल्कि अब तो ऐसे किसी डेटा या किसी रिसर्च की ज़रूरत भी नहीं है समझने के लिए कि क्यों हो रहा है। और मुझे तो सबसे पहले ये लगता है कि शायद नफ़रत ही अब एक अकेली नीति बची है। जो स्टेट पॉलिसी है फ़िलहाल, स्टेट की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, कोई स्टेट लोगों को शामिल करने का काम करता है, कोई किसानों, आदिवासियों, दलितों, अल्पसंख्यकों की भलाई के लिए काम करता है, लेकिन इस स्टेट की सिर्फ एक ही पॉलिसी है, वो है नफ़रत। तो पिछले 10 साल में यही स्थापित हुआ है। लेकिन मैम सरकार एक तरफ लगातार कहती है महिला सम्मान की बात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। क्योंकि ज़मीन पर जो बात कह रहे हैं वो ईमानदारी से नहीं कहते, जो चेहरे पर कह रहे हैं और दिल में जो बात है वो, जैसे कहते हैं ना कि मुंह पे राम और बगल में छुरी, तो मुंह पर तो आप ही कह रहे हैं कि हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बात कर रहे हैं। देखिए आप, हमने तो जो 30-35 साल से जो कानून पास नहीं हो पाया था, लटका हुआ था, वो ऐतिहासिक हमने काम कर दिया। ये भी नहीं बताया कि ये अभी 2024 नहीं, 29 नहीं, उसके बाद भी नहीं, 39 में जाके पूरा हो पाएगा। तो तमाम तरह के, मैं कहूँगी कि जो ये सिर्फ शब्दों की बाजीगरी है, तो स्टेट पॉलिसी नफ़रत है और जो शब्द हैं वो उनकी सिर्फ बाजीगरी हो रही है। लेकिन इस बिल में जो अल्पसंख्यक महिला हैं या पिछड़ी महिलाओं को कोई स्थान नहीं है, जैसे कोटे में कोटे की मांग हो रही है। बिल्कुल डेफिनेटली आपकी बात से मैं सहमत हूँ और इसीलिए एक महिला होने के बावजूद भी मुझे लगता है कि ये इंसाफ तो हुआ लेकिन बहुत अधूरा इंसाफ है। और कभी कभी जो अधूरा इंसाफ होता है वो नाइंसाफ़ी से भी ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अभी फ़िलहाल पूरा डेटा जो बताता है इसका, अगर आप आंकलन करें कि अगर ये लागू होगा, चाहे 39 में ही लागू हो, 2039 में, तब भी ये बताता है कि जो उच्च तबके की महिलाएँ जो पहले से ही जिनका सत्ता पर हर तरह का आधिपत्य है, वो और ज़्यादा अब संसद में पहुंच जाएंगी, विधानसभा में पहुंच जाएंगी, यानी पहले से ज़्यादा भगवा नज़र आएगी हमारी संसद, अगर बिना पिछड़े वर्ग की और जो धार्मिक अल्पसंख्यक महिलाएं हैं अगर उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाता इसी के अंदर। विपक्ष ने सहमति दे दी है इस पर, तो क्या वजह रही? आखिर डरा हुआ है विपक्ष क्या? विपक्ष ने सहमति भी दी और उसके बावजूद भी उन्होंने ये भी कहा, दोनों चीज़ें कहीं, वोट भी दे दिया और ये भी कहा कि नहीं होना चाहिए कोटा विदन कोटा हमें चाहिए। कांग्रेस पार्टी का अगर आप खासकर जिक्र कर रहे हैं, वैसे तो आरजेडी का इस पे जो रहा है, समाजवादी पार्टी का जो रवैया रहा है, क्योंकि महिला विरोधी नहीं दिखना चाहते और एक तरह की थकान हो रही थी कि भाई 30 साल से सिर्फ इसी वजह से कानून पास नहीं हो पा रहा था और इसलिए अब इसका विरोध करते हुए नहीं दिखना चाहती थी पार्टियाँ। कांग्रेस के रवैये को कैसे देख रहे हो? जैसा अब राहुल गांधी भी पिछड़ों की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं पिछड़े नहीं हैं इसमें। सही बात है, और जो उन्होंने खासकर जो जाति आधारित जो उन्होंने सेंसस की बात की है कि जो मतगणना है वो जातिगत मतगणना होनी चाहिए, ये बात सही है, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई आप जब तक आपको बीमारी पता नहीं चलेगी तो आपको उसका हल कैसे पता चलेगा। 2011 के आंकड़े तो कांग्रेस ने छुपाए ना, अभी तक उन्होंने जारी नहीं किए थे अपनी सरकार। उनको करना चाहिए और कांग्रेस को इस बात के लिए मैं उन्हें कहती हूँ कि उनको हिम्मत दिखानी चाहिए, आगे बढ़ के आइए और उन आंकड़ों को बाहर लाइए।
आजकल परिसीमन का मुद्दा बहुत चर्चा में है। हम देख रहे हैं कि जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं उनको रिजर्व कर दिया जाता है ताकि मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व संसद में या विधानसभा में नहीं मिल सके। इसको क्या कहना है? ये बहुत अहम इशू है और मुझे खुशी है कि आपने इस मुद्दे को उठाया कि जो परिसीमन का ये सीधे तौर पे जो जिसे नेचुरल रिप्रेजेंटेशन जिसे कहते हैं कि प्राकृतिक तौर पर जो एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए उसको दबाना है और ये संविधान के खिलाफ है। ये नेचुरल रिप्रेजेंटेशन की पूरी जो फॉर्मूला है, जो एक तरह से उसकी परिभाषा है, उसके खिलाफ है और ये दोनों तरह से खिलाफ है कि आप एक तरफ मान लेते हैं कि अगर एक जगह पर दलित समुदाय के लोगों की तादाद ज़्यादा है या मान लेते हैं मुस्लिम समुदाय के लोगों की तादाद ज़्यादा है, लेकिन आप वहाँ पर उनका नेता दे रहे हैं कि दलित होना चाहिए। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि दूसरे तबके के लोगों की तादाद कम है क्योंकि रिप्रेजेंटेशन, इसीलिए तो हमारे संविधान में भी जो SC STs हैं उनके लिए अलग से सीटें रखी गई हैं, ये समझते हुए कि उस समुदाय से अलग से नेचुरल रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। अमेठी और रायबरेली यहाँ पर दलित बहुल हैं और जैसे नगीना सीट है वो मुस्लिम बहुल है, बल्कि नगीना रिजर्व कर रखी है और जो अमेठी और रायबरेली वो जनरल कर रखी है। और ये जो गुनाह है ये सिर्फ बीजेपी का गुनाह नहीं है, ये तो कांग्रेस पार्टी को भी इस पर जो हाथ हैं उनके खून से रंगे हुए हैं कि आप जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी हत्या कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और ये अब से नहीं, करीब 40 साल से जो मुस्लिम जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। हम आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री आजकल अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करवा रहे हैं और एक तरफ मणिपुर चल रहा है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं तो कहती हूँ मणिपुर तो जाहिर है एक तो फिक्र की बात है ही इस बारे में, लेकिन उनके सब्सक्राइब करने को अक्सर मैं जब ट्विटर पे होती हूँ तो कहते हैं देखो तुम तो टीवी पे भी नहीं हो, अब तो यूट्यूबिया बन गई हो। तो अब जब प्रधानमंत्री यूट्यूबिया बन गए हैं तो आप सबको भी तो खुश हो जाना चाहिए कि आप ही की कैटेगरी में शामिल हो गए, आपकी बिरादरी में शामिल हो गए। आजकल सरकार खासकर प्रधानमंत्री जी पासवानदा मुसलमानों की बड़ा फिक्र कर रहे हैं, क्या वजह है? पसमानदा मुसलमानों को उनका हक मिलना चाहिए, लेकिन मोदी जी सिर्फ मुझे एक बार ये बता दें कि जब वो लिंचिंग हो रही हैं, जो हत्याएं हो रही हैं, जो नूह में घर जलाए गए, सिर्फ एक सवाल का जवाब दें, जो नूह में घर ढाए गए और जो लोगों के घरों पे बुलडोज़र चल रहा है, मुझे बताएं वो उच्च समुदाय के लोगों के हैं या पसमानदा के हैं? सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दें, फिर मैं आपके सवाल का जवाब दूँ। एक सवाल, रमेश बिदुड़ी ने जो किया उसको वैसी जी ने कहा कि मुसलमानों की संसद में भी लिंचिंग करने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखिए ये वो ही इज़ एंटाइटल्ड फॉर हिज ओपिनियन, लेकिन यह है कि बहुत अफसोस की बात है और इससे पूरा जो मुस्लिम समुदाय है उसको कहीं ना कहीं वो डीमोरलाइज महसूस कर रहा है कि अगर उसके नेता के साथ ये हो रहा है तो उसके साथ क्या होगा और वो सड़क पे कैसे आज़ाद घूम सकता है। उसके साथ जो गाली गलौज जब तक होती थी उसका मैं तो कहती हूँ एक तरह से ये अच्छा भी हुआ कि पता तो चला कि आखिर हो क्या रहा है। थैंक यू। इनका प्रमोशन हो गया लेकिन बिदुड़ी जी का। हाँ वही मैं अभी उसके सवाल का जवाब दे चुकी हूँ कि देखिए नफ़रत को किस तरह से इनाम मिलता है यहाँ पर कि बजाय इसके कि डिमोशन होता, सज़ा मिलती भारत के कानून के तहत, संसद के नियमों के तहत, वो सब न मिलके अब यहाँ हेट को रिवॉर्ड दिया जा रहा है। यही इस सरकार की नीति है, यही स्टेट पॉलिसी है। क्या लगता है मैम दानिश अली जी संसद में जवाब दे नहीं पाए क्या रमेश बिदुड़ी को? अब देखिए ये वो सांसद हैं, विरोध नहीं कर पाए जैसा वो जनता के नेता हैं, अब उन्हें जैसा ठीक लगा उन्होंने किया, लेकिन ये बात सही है कि एक नेता होने की जिम्मेदारी ये भी है कि उन्हें उस वक्त मेरे ख्याल से कोई भी होता तो शायद अलग अलग तरीके से रिएक्शन हो सकता था। तो मेरे लिए मुश्किल है ये कहना कि उन्हें कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए थी।